नमस्कार। आज हम अ, भाषा के जासूस बनने वाले हैं। जासूस। हाँ, हमारे केस की फाइल है कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर के कुछ सबसे आम शब्द और हमारा मिशन है इनकी छिपी हुई पहचान को उजागर करना। बिल्कुल। हर शब्द के डीएनए में एक कहानी छिपी है, लैटिन, ग्रीक, यहाँ तक कि संस्कृत की भी। और ये पड़ताल बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां सही जवाब सिर्फ क्या जानने से नहीं बल्कि क्यों समझने से मिलता है। बिल्कुल। तो ये रटने का खेल नहीं है। नहीं, ये पैटर्न पहचानने का खेल है। एक बार जब हम इन शब्दों के पीछे का लॉजिक समझ जाते हैं तो उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इस भाषाई जासूसी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग मुझे लगता है उन शब्दों में छिपा है जिनके अंत में कल्चर आता है। हाँ। हमारे स्रोतों से तो यही लगता है कि ये एक पैटर्न है। जहां भी कल्चर दिखे समझ लो कि इसका कनेक्शन लैटिन भाषा से है। एकदम सही। तो शुरुआत करते सबसे बेसिक शब्द एग्रीकल्चर से। क्या ये इतना सीधा है? बिल्कुल, आप सही रास्ते पर हैं। ये एक क्लासिक लैटिन शब्द है। इसे तोड़ कर देखते हैं। AGER जिसका मतलब है मिट्टी या सॉइल। अच्छा। और कल्चरा जिसका मतलब है खेती या कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का सीधा सीधा मतलब हुआ मिट्टी की खेती। ओह, तो ये इस पैटर्न का सबसे साफ उदाहरण है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये एक पैटर्न है तो हॉर्टिकल्चर भी इसी नियम पर चलना चाहिए। तो यहाँ हॉर्टिस का मतलब क्या होगा? एकदम सही पकड़ा। हॉर्टिस भी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है बगीचा या गार्डन। अच्छा। तो हॉर्टिस और कल्चरा मिलके बन गया बगीचे की खेती। और फ्लोरिकल्चर? वो तो नाम से ही जाहिर है। फ्लोरिस यानी फूल, फूलों की खेती। ये पैटर्न काफी सीधा और सरल है। लेकिन मुझे लगता है हर चीज इतनी सीधी नहीं होगी, जरूर कोई ना कोई मोड़ आएगा। और वो मोड़ आता है ओलेरिकल्चर के साथ। हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी। ये परीक्षा के लिहाज से एक बहुत दिलचस्प शब्द है, क्योंकि ये एक शुद्ध लैटिन शब्द नहीं है, ये एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसे? इसका पहला हिस्सा ओलेरिस तो लैटिन है जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, यानी वो सब्जियां जो बर्तनों में उगाई जा सकें। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कल्चर वो अंग्रेजी से लिया गया है जिसका मतलब यहाँ कल्टीवेशन है। तो ये एक लैटिन अंग्रेजी मिश्रण है। ओह, तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। बिल्कुल समझ गए। तो कल्चर वाला कोड तो हमने क्रैक कर लिया, ज्यादातर लैटिन, लेकिन अपवादों पर नजर रखनी है। हाँ। अब एक दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे स्रोतों में साफ दिख रहा है, और वो है ग्रीक भाषा का प्रभाव। ऐसा लगता है कि जिन शब्दों के अंत में नोमोस या लॉजी आता है उनकी जड़ें ग्रीक में हैं। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा सुराग है। ग्रीक भाषा में नोमस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। प्रबंधन। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान, स्टडी या साइंस। ये दो प्रत्यय मतलब सफिक्सेस हमें विज्ञान की कई शाखाओं में मिलते हैं। तो पहले नोमोस वाले समूह को देखें। हाँ, प्रबंधन वाले। तो इसमें सबसे पहला शब्द है एग्रोनॉमी। अगर हम ग्रीक कोड का इस्तेमाल करें तो AGROS और नोमोस से बना है। इसका मतलब हुआ खेत का प्रबंधन। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है जिस पर ध्यान देना होगा। क्या? ये अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन पैदा करती है। हमने एग्रीकल्चर में लैटिन शब्द AGR देखा था जिसका मतलब था मिट्टी। हाँ, मिट्टी। लेकिन एग्रोनॉमी में ग्रीक शब्द AGROS है जिसका मतलब है खेत, फील्ड। एक मिनट, मतलब AGR मिट्टी है और AGROS खेत? हाँ, ये बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एग्रीकल्चर मिट्टी की खेती है जबकि एग्रोनॉमी पूरे खेत और फसल उत्पादन का वैज्ञानिक प्रबंधन है। वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब एक ही जैसे लगने वाले शब्दों की जड़ें अलग अलग भाषाओं में है और उनके मतलब में भी इतनी गहराई है। जी। इसी नोमोस वाली जड़ से एक और बहुत मशहूर शब्द निकलता है, इकोनॉमिक्स। इसका क्या कनेक्शन है? इसका सीधा कनेक्शन है। इकोनॉमिक्स भी ग्रीक से आया है, ओइकोस यानी घर या हाउसहोल्ड, और नोमोस यानी प्रबंधन, घर का प्रबंधन। हाँ, तो इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ हुआ घर का प्रबंधन। आज हम इसे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत घर के हिसाब किताब के प्रबंधन से हुई थी। तो नोमोस का मतलब हुआ प्रबंधन, यानी चीजों को संभालना। लेकिन किसी चीज को संभालने से पहले उसे समझना जरूरी है,
उसका अध्ययन करना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से ग्रीक भाषा का एक और शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है, लॉजी। एकदम सही। और लॉजी वाले शब्द तो अनगिनत हैं, जैसे मीटियोरोलॉजी। ये ग्रीक शब्द मीटियोरोस, जिसका मतलब है पृथ्वी की सतह के ऊपर की चीजें, और लोगोस यानी अध्ययन से बना है। तो मौसम का विज्ञान। हाँ, इसी तरह साइकोलॉजी में साइकी यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। ये पैटर्न तो बहुत मजबूत है। अच्छा, ये वाला हिस्सा तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। मतलब एक ही चीज, मिट्टी को देखने के 3 अलग-अलग चश्मे हैं। हाँ, 3 अलग-अलग नजरिए। लैटिन उसे एक भौतिक वस्तु मतलब सॉइलम की तरह देखता है, ग्रीक उसे एक वैज्ञानिक विषय जैसे पेडोलॉजी की तरह, और फ्रेंच उसे एक क्रिया मैनर की तरह। ये तो सिर्फ शब्द नहीं, ये दुनिया को देखने का पूरा नजरिया है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। चलिए इसे एक एक करके समझते रहे हैं। पहला नजरिया है भौतिक वस्तु का, जो हमें लैटिन भाषा से मिला है। ठीक है। शब्द है सॉइल। सॉइल जो लैटिन सोलम से आया है, जिसका मतलब है जमीन या पृथ्वी की ऊपरी परत। तो ये मिट्टी को एक ठोस चीज के रूप में दिखता है। हाँ। इसी तरह कॉम्पोज्ड लैटिन शब्द कॉम्पोनेर से बना है, जिसका मतलब है एक साथ रखना। ये भी एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, तो लैटिन हमें बताता है कि मिट्टी क्या है। अब इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर आते हैं। हाँ। जिसके लिए हम ग्रीक भाषा की तरफ देखेंगे। हाँ। यहाँ कौन से शब्द हैं? यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है पेडोलॉजी, जो ग्रीक शब्द पेडोन से आया है, जिसका मतलब है मिट्टी। यह मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और वर्णन का विज्ञान है। और दूसरा है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी? हाँ, जो ग्रीक एडाफोस से बना है। इसका मतलब है पौधों की वृद्धि के संबंध में मिट्टी का अध्ययन, यानी मिट्टी पौधों को कैसे प्रभावित करती है, ये एडाफोलॉजी का विषय है। ओह, तो दोनों ही मिट्टी का अध्ययन है, लेकिन उनके देखने का नजरिया अलग है। बिल्कुल। एक मिट्टी की अपनी कहानी पढ़ रहा है और दूसरा पौधों के लिए उसकी उपयोगिता देख रहा है। अब तीसरा नजरिया आता है क्रिया का, यानी मिट्टी के साथ क्या करें। और इसके लिए हम फ्रांस चलते हैं। हाँ, यहाँ हमारे हाथ लगता है शब्द मैन्योर। ये पुराने फ्रेंच शब्द मैनोव्रे से निकला है, जिसका मतलब है हाथ से काम करना या खेती करना। अच्छा। तो ये मिट्टी में खाद डालने या उसके साथ काम करने की क्रिया को दर्शाता है। तो जैसा आपने कहा, लैटिन बताता है क्या है, ग्रीक बताता है इसका अध्ययन कैसे करें, और फ्रेंच बताता है कि इसके साथ क्या करें। अब तक की जासूसी तो बहुत अच्छी रही। हमने लैटिन और ग्रीक के कोड क्रैक कर लिए, लेकिन अब उन मुश्किल केसों की बात करते हैं जहां सबूत मिले जुले हैं। हाइब्रिड शब्द। हाँ, हाइब्रिड शब्द, जो 2 अलग-अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। ये परीक्षा में फंसाने के लिए सबसे अच्छे सवाल होते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है पोमोलॉजी। इसके अंदर झांक कर देखें तो 2 भाषाओं का एक अजीब मेल दिखेगा। कैसा मेल? कैसा मेल? इसका पहला हिस्सा पोमम एक लैटिन शब्द है, जिसका मतलब है फल। ठीक है, पोमो मतलब फल। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा लॉजी, वो ग्रीक से उधार लिया गया है, जिसका मतलब है अध्ययन। अच्छा, तो लैटिन का फल और ग्रीक का अध्ययन। हाँ, तो ये फलों का अध्ययन है जो लैटिन और ग्रीक के मेल से बना है। तो ऐसा ही एक और शब्द है सोशियोलॉजी। क्या इसकी कहानी भी ऐसी ही है? हाँ, ये भी एक क्लासिक लैटिन ग्रीक हाइब्रिड है। इसका पहला हिस्सा लैटिन है, सोशियस यानी साथी या कंपेनियन। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा लॉजी, फिर से ग्रीक से लिया गया है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बताइए। सोसाइटी शब्द पूरी तरह से लैटिन है, जो सोसाइटिस से आया है। तो सोसाइटी लैटिन है, लेकिन सोशियोलॉजी एक हाइब्रिड है। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। और अब एक ऐसा शब्द जो लगभग हर किसी को धोखा देता है, ट्रक गार्डनिंग। हाँ। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि इसका मतलब उन बड़े ट्रकों से है जो सब्जियां मंडी तक ले जाते हैं। सब यही सोचते हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन इसका ट्रक गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में फ्रेंच शब्द टॉर्कर से आया है, जिसका मतलब था वस्तु विनिमय करना या बार्टर करना। बार्टर करना? हाँ, टू बार्टर। ये उन छोटे किसानों के लिए था जो अपना सामान सीधे बाजार में बेचते या एक्सचेंज करते थे। तो ये ट्रक वाला नहीं, ट्रेड वाला गार्डन है। अरे वाह, ये तो सच में एक मिथक तोड़ने वाली बात है। चलिए अब खेतों से जूम इन करके जीवन की सबसे छोटी इकाइयों पर आते हैं। कोशिकाओं पर। हाँ, कोशिकाओं पर। यहाँ भी लैटिन और ग्रीक की मौजूदगी दिखती है। हाँ, यहाँ भी वही पैटर्न है। ज्यादातर शब्द ग्रीक मूल के हैं, जैसे बायोडायनामिक्स, बायोस यानी जीवन,
और डायनामिक्स यानी ऊर्जा, या फिर एंजाइम, ईएन मतलब अंदर और जूम मतलब खमीर या जीवित। खमीर के अंदर। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ खमीर के अंदर। और प्लास्टिड जो कोशिकाओं में ऊर्जा बनाता है वो भी ग्रीक प्लास्टिकास से आया है, जिसका मतलब है बनाया हुआ या ढाला हुआ। लेकिन जैसा कि हमने सीखा है, हर नियम का एक अपवाद होता है, तो क्या इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में लैटिन का कोई दखल है? जरूर है, और बहुत महत्वपूर्ण दखल है। सबसे बड़ा अपवाद है सेल। सेल? हाँ, यह लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब है एक छोटा कमरा या एक बड़ी इकाई के भीतर का छोटा हिस्सा। अच्छा। और विज्ञान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो वाक्यांश, इन विवो और इन विट्रो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये दोनों भी लैटिन है। इन विवो का मतलब है जीवित के भीतर और इन विट्रो का मतलब है कांच के भीतर। ठीक है, तो कृषि सिर्फ उगाने के बारे में नहीं है, ये समस्याओं से निपटने के बारे में भी है, जैसे कीट और रोग। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ भी हमें ग्रीक और लैटिन की भूमिका दिखेगी। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। जब हम समस्याओं, कीटों और उनके अध्ययन की बात करते हैं तो हम बार बार ग्रीक भाषा की ओर जाते हैं। अच्छा। जैसे एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, ये ग्रीक एंटोमोन से बना है, जिसका मतलब है ऐसा जीव जिसका शरीर खंडों में बटा हो। और इसी से जुड़ा हुआ पूरा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये भी ग्रीक लगता है। हाँ, आर्थ्रोस मतलब खंडित और पोडोस मतलब पैर, यानी खंडित पैरों वाले जीव। सही। और वो धागे जैसे कीड़े, नीमाटोड, उनका नाम भी ग्रीक नीमा यानी धागा से आया है। बिल्कुल। और जब पौधों में रोग लगते हैं तो उसके अध्ययन को कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। ये तो 3 शब्द लग रहे हैं। हाँ, ये 3 ग्रीक शब्दों का संगम है, फाइटोन प्लस पैथोस प्लस लोगोस, पौधों के रोगों का अध्ययन। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जब ज्ञान, अध्ययन या किसी समस्या को गहराई से समझने की बात आती है तो हम ग्रीक भाषा की ओर जाते हैं। सही। लेकिन समाधान का क्या उसके लिए भी हम ग्रीक का इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब ठोस कार्रवाई यानी मारने या समाधान की बात आती है तो हम रोमनों की व्यवहारिक भाषा लैटिन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है फंजीसाइड। यहाँ फंगस तो लैटिन है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है साइड, वो लैटिन क्रिया केडो से आया है, जिसका मतलब है मारना। ओह, तो एक तरह से ये भाषाओं के चरित्र को भी दिखाता है, ग्रीक दर्शन और लैटिन कार्रवाई। बिल्कुल, क्या बात कही है। ये एक शानदार इंसाइट है। अब तक हम यूरोप में ही घूम रहे थे, ग्रीस, रोम, फ्रांस, लेकिन कृषि तो पूरी दुनिया की कहानी है। और परीक्षा में अक्सर सवाल वहीं से आते हैं जहां से किसी को उम्मीद नहीं होती। चलिए अब उन शब्दों की बात करते हैं जो इस यूरोपियन पैटर्न को तोड़ते हैं। सही कहा। पहले कुछ और यूरोपीय शब्दों को निपटा लेते हैं, जैसे इकोलॉजी, जो फिर से ग्रीक है, ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी अध्ययन। क्लाइमेट भी ग्रीक केलेमा से है, और एवोल्यूशन लैटिन इवोल्यूटियो से, जिसका मतलब है खोलना या लुढ़काना। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा आउटलायर, और वो है मानसून। ये शब्द सुनने में ही यूरोपीय नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि है ही नहीं। ये शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका मतलब है मौसम। अच्छा, अरबी से। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है, जिसे याद रखना जरूरी है। और जब हम यूरोप से बाहर निकले ही हैं तो सीधे भारत चलते हैं। हमारी अपनी भाषा संस्कृत ने भी कृषि शब्दावली में योगदान दिया है। हाँ, जैसे गन्ना, जिसका मूल संस्कृत शब्द शर्करा या सक्करा है। बिल्कुल। और कपास भी तो संस्कृत के करपास से ही आया है। ये तो सीधे सीधे हमारी विरासत है। एकदम। और कुछ फसलों के नाम पौराणिक कथाओं से भी जुड़े हैं, जैसे अनाज को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। ये नाम रोमन देवी सेरेस के नाम पर है, जो कृषि की देवी थीं। और दलहनी फसलों के लिए हम फिर से लैटिन की ओर देखते हैं। लेग्यूम लैटिन लेग्यूमन से आया है, और दालें यानी पल्सेस लैटिन पल्सेस से। तो कृषि सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक व्यवसाय भी है। इससे जुड़े शब्दों की जड़ें कहाँ हैं? जैसे आजकल एंटरप्रेन्योर शब्द बहुत चलता है। ये शब्द हमें फ्रेंच भाषा से मिला है, एंटरप्रेनर से, जिसका मतलब है कोई काम शुरू करना। अच्छा। एक और फ्रेंच शब्द है वल्गराइजेशन, जिसका मतलब है किसी चीज को लोकप्रिय बनाना। कृषि में इसका मतलब है वैज्ञानिक जानकारी को किसानों के लिए आसान भाषा में पहुंचाना। और बाजार, क्रेडिट, कम्युनिकेशन जैसे शब्दों का क्या? ये तो व्यापार की रीढ़ है। ये शब्द हमें लैटिन से मिले हैं,
मार्केट लैटिन मार्कातो से आया है। क्रेडिट शब्द क्रेडो से बना है, जिसका मतलब है मैं तुम पर विश्वास करता हूं। कितना गहरा अर्थ है ना? और एक्सटेंशन, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये भी लैटिन से है। ईक्स बाहर और टेंशियो खींचना, यानी ज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर खेतों तक खींच कर ले जाना। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन लैटिन कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब है सामान्य या कॉमन। ठीक है, अब अंत में एक बार फिर उन आउटलायर्स पर नजर डाल लेते हैं जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक तरह से चीट शीट का काम करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो गैर यूरोपीय शब्द जो हमें हर हाल में याद रखने हैं। बिल्कुल। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। अरबी भाषा से आए शब्द हैं रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसल मौसम। हाँ, और चौथा मॉनसून, जो मौसम से आया है। ये 4 शब्द अरबी मूल के हैं। और संस्कृत की लिस्ट में 2 प्रमुख फसलें हैं, गन्ना जो शर्करा से आया है और कपास जो करपास से आया है। एकदम सही। ये 6 शब्द इस पूरे यूरोपीय पैटर्न के सबसे महत्वपूर्ण अपवाद हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि शब्दों के पीछे पैटर्न छुपे होते हैं। कल्चर वाले शब्द ज्यादातर लैटिन है, जबकि लॉजी और नोमोस वाले शब्द हमें ग्रीक भाषा की ओर ले जाते हैं। और सबसे जरूरी फ्रेंच, अरबी और संस्कृत जैसे अपवादों को पहचानना, जो परीक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। इन शब्दों की जड़ों को समझना केवल एक भाषाई अभ्यास नहीं है, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान कैसे एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सफर करता है और कैसे अलग अलग नजरिए मिलकर एक पूरे विज्ञान को आकार देते हैं। सही बात है। यह जानकारी को लंबे समय तक याद रखने का सबसे कारगर तरीका है। और अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे सदियों पहले अलग अलग सभ्यताओं की भाषाओं ने मिलकर कृषि की शब्दावली को बनाया। क्या आज के दौर में जब हम वर्टिकल फार्मिंग, जीन एडिटिंग या प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसे नए शब्द बना रहे हैं, हम भविष्य की कृषि के लिए एक नई वैश्विक भाषा गढ़ रहे हैं?